तो दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि वर्दी हम आपको दिलाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपको हम वर्दी दिलाएंगे। बस आपको क्या करना होगा, हमारे साथ मेहनत करना होगा। बस हमारे द्वारा जितनी भी क्लासेस शेयर की जा रही हैं, वे सारी क्लासेस को आप देखते चलिए। अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भी रेज करते चलिए, ताकि मैं आपके डाउट्स को भी क्लियर कराते चलूं। यहां पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है, वे लोग क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक पहली वाली क्लास को नहीं देखा हुआ है, वे लोग क्या करेंगे, इस क्लास को देखने के बाद पहली वाली क्लास को जरूर देख लेंगे। साथ ही साथ वीडियो को आप शेयर भी करते चलिए। आप लोग हमें एक तरह से ऊर्जा देते चलिए, यानी कि आप सब्सक्राइब और सपोर्ट करते चलिए। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीजों को पढ़ाते चलूंगा। दोस्तों, आज की क्लास में सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि किन किन बातों को हमने पिछली वाली क्लास में फोकस किया था, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि बात करते हैं, हमने आपको बताया था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संगठन कहा जाता है, और जिसका गठन किया गया था दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को। तो पिछली वाली क्लास में हमने इसके बारे में देखा था। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें टोटल कितने मेंबर हैं दोस्तों, कितने कंट्री इसमें इसके मेंबर हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो 193 की बात करते हैं, यानी कि 193 मेंबर कंट्री है दोस्तों यूएनओ के। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात कर लेते हैं कि यूएनओ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं दोस्तों। तो यूएनओ की अगर देखा जाए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं के बारे में बात करते हैं, तो टोटल कितनी भाषाएं हैं दोस्तों, 6 भाषाएं हैं। ध्यान रखिएगा, टोटल कितनी भाषाएं हैं, तो 6 भाषाएं हैं। वे 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो अरबिक है, फिर दूसरी बात करते हैं चाइनीज है, तीसरी बात करते हैं तो इंग्लिश है, और चौथी बात करते हैं दोस्तों तो फ्रेंच है, और पांचवी बात करते हैं तो रशियन है, और छठी बात करते हैं तो स्पेनिश है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि यूएनओ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है दोस्तों, तो यूएनओ की है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पिछली वाली क्लास में हमने ये भी देखा था कि संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं, यानी कि कितने प्रमुख पार्ट हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, 5 प्रमुख पार्ट हैं। कौन कौन से हैं, एक तो पहली बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करते हैं, जिसे किस नाम से जाना गया है, जनरल असेंबली के नाम से जाना गया है। दूसरी बात करते हैं सुरक्षा परिषद की बात करते हैं, जिसे सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जाना गया है। तीसरी बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बात करते हैं, जिसे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के नाम से जाना गया है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नाम से जाना गया है। और संयुक्त राष्ट्र के एक प्रमुख मुख्य अंग है, यानी कि मुख्य अंग है, वो है सचिवालय, जिसे किस नाम से जाना गया है, इंग्लिश में सेक्रेटरीट के नाम से जाना गया है। ये बातें आप भी ध्यान रखिएगा, यानी कि इन बातों को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सुरक्षा परिषद के बारे में दोस्तों, जिसे यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है। कई बार ऐसे लिखा होता है, यूएनएससी लिखा होता है। क्या लिखा होता है, यूएनएससी लिखा होता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ही क्या है, एक प्रमुख अंग है। तो यूएनएससी का मतलब हो जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में अगर देखा जाए तो इसका मुख्य काम क्या है, इसका मुख्य काम है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। पिछली वाली क्लास में हमने ये भी देखा था कि टोटल इसमें कितने मेंबर सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 15 मेंबर होते हैं, यानी 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें से 5 ऐसे सदस्य देश होते हैं जो स्थायी होते हैं, जिन्हें वीटो पावर मिला हुआ है, जिनका कार्यकाल कभी खत्म नहीं होता है। और 10 ऐसे देश होते हैं जो कौन होते हैं, अस्थायी यानी कि गैर स्थायी सदस्य देश होते हैं, जिनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है दोस्तों, 2 वर्ष के लिए होता है। और 5 वे सदस्य देश जो स्थायी सदस्य हैं, जिन्हें वीटो पावर मिला है, वे कौन कौन से हैं। एक तो पहली बात करते हैं चाइना, दूसरी बात करते हैं फ्रांस, और तीसरी बात करते हैं तो रूस, चौथी बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम, और पांचवी बात कर लेते हैं दोस्तों यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब आइए बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से, क्या भारत इसमें सदस्य देश बना हुआ है कि नहीं। बिल्कुल, भारत भी इसका सदस्य देश बन चुका है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, भारत अभी तक इसका अस्थायी सदस्य देश बना हुआ है, यानी कि अस्थायी के तौर पर बना हुआ है।
अभी तक अगर देखा जाए तो भारत 7 बार बन चुका है, लेकिन जब 2021 में भारत इसका सदस्य बनता है यूएनएससी का, तो 8वीं बार बनता है दोस्तों अस्थायी तौर पर, यानी कि अस्थायी सदस्य के तौर पर। और 2022 में इसका कार्यकाल खत्म हो जाता है। ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरह से आपके एग्जाम में बन सकता है, एक करंट का क्वेश्चन है। करंट में एक क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में 2023 में 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने नए सदस्य जोड़े गए हैं? तो दोस्तों 5 ऐसे सदस्य देश हैं जिन्हें यूएनएससी में 2023 में जोड़े गए हैं। आइए अब समझ लेते हैं वे कौन 5 देश हैं जिनका यूएनएससी में कार्यकाल 2 वर्ष के लिए जो था वो खत्म हो चुका है, और जो नए सदस्य देश आए हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो 5 ए सदस्य देश हैं जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। एक तो भारत है, आयरलैंड है, केन्या है, मैक्सिको है, नॉर्वे की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। अब इनकी जगह पर ए 5 सदस्य देश आ चुके हैं। ठीक है, ए 5 सदस्य देश आ चुके हैं। और कब आए सदस्य देश? तो जून में आए दोस्तों। और वे 5 देश कौन कौन से हैं और इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होगा? तो 2 वर्ष के लिए होगा। ये तो हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि यूएनएससी में 5 को छोड़कर जो 10 सदस्य देश होंगे वे अस्थायी होंगे, वे केवल 2 साल के लिए चुने जाएंगे। ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो हमने इसके बारे में बताया भी है। और 5 वे नई कंट्री कौन कौन सी है जिनका अब कार्यकाल शुरू हो गया है? 2023 से 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा। कब तक रहेगा इनका कार्यकाल? तो 2023 से लेकर 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा। एक तो इक्वाडोर की बात करते हैं, दूसरा जापान, तीसरा माल्टा, चौथा मोजाम्बिक और 5वां अगर देखा जाए स्विट्जरलैंड के बारे में हमने आपको बताया था। अब इसी के साथ बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में दोस्तों। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मतलब हो जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसको भी हमने आपको बताया था पिछली वाली क्लास में। जैसा कि बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के एक प्रमुख न्यायिक अंग है। और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना की गई थी 1945। ध्यान रखिएगा, जून 1945 में क्या हुआ था? इसकी स्थापना की गई थी। और इसने काम करना शुरू कब से किया? तो अप्रैल 1946 से इसने काम करना शुरू किया। और ऐसे में अगर देखा जाए तो इसमें जो जज होते हैं लगभग 15 जज होते हैं। यूएनएससी में कितने जज होते हैं? लगभग 15 जज होते हैं, जिसमें से भारत के भी एक जज हैं जिनका नेम है दलवीर भंडारी। ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो इसमें जो जज होते हैं दोस्तों, उनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो 9 वर्ष के लिए होता है। दलवीर भंडारी जी की बात करते हैं तो अभी ये 2 बार चुने जा चुके हैं। ये बातें भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अब बात कर लेते हैं यूएनडीपी के बारे में। तो इसके बारे में भी हमने आपको बताया हुआ है। यूएनडीपी का मतलब हो जाता है कि एक तरह से यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नाम से जाना गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है। इसे कब बनाया गया था दोस्तों? तो इसे बनाया गया था 1965 में बनाया गया था। तो कब इसे बनाया गया था? 1965 में बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है दोस्तों। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है। और वो रिपोर्ट कौन सी है? HDI। HDI का मतलब हो जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मतलब इसका मुख्य काम होता है दोस्तों, यूएनडीपी का मुख्य काम ये होता है कि किस देश में किस तरह से मानव विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। एजुकेशन से रिलेटेड अगर देखा जाए, जीवन प्रत्याशा यानी कि कितने लंबे समय तक लोग जी रहे हैं, तो उससे संबंधित ये रिपोर्ट जारी करती है। कौन सी संस्था है? यूएनडीपी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और HDI, इस इंडेक्स का नेम क्या है या रिपोर्ट का नेम क्या है? HDI, जिसे बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ऐसे में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा विकास किस देश में है दोस्तों? तो हाईएस्ट अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा विकास किया जा रहा है या किया भी गया है वहां पर प्रयास, तो वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में अगर देखा जाए तो मानव विकास के लिए सबसे अच्छा प्रयास किया भी जा रहा है और किया भी गया है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे कम प्रयास कहां पर किए जा रहे हैं, यानी कि HDI की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो कौन सा देश है जहां पर मानव विकास के लिए बहुत ही कम प्रयास किया जा रहा है? ठीक है, जहां पर मानव विकास पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है दोस्तों, वो है दक्षिणी सूडान, यानी कि साउथ सूडान के नाम से देश जाना जाता है। ये बातें भी ध्यान रखिएगा। अब भारत, इसमें अगर देखा जाए तो भारत की रैंकिंग क्या है? तो 191 या 192 की बात करते हैं। कहीं पर 192 कंट्री मिल जाती है, कहीं 191 मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो 132वें नंबर पर भारत है।
तो यहाँ पर ठीक ठाक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उतना बेहतर नहीं है। अगर आप देखें तो स्विट्जरलैंड में सबसे बेहतर है, जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से किए जा रहे हैं, यानी कि मानव विकास के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। जहां पर शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन व्यवस्था की बात करते हैं और हेल्थ की बात करते हैं, लाइफ लॉन्ग की बात करते हैं, मतलब जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं, तो अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से लोगों के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और लोग आगे बढ़ भी रहे हैं। ठीक है, हमारे देश में क्या है कि आप तो जानते ही हैं, हमारे देश में क्या है कि लोग जिस उद्देश्य से राजनीति को ज्वाइन करते हैं, उस उद्देश्य से कभी भी राजनीति में आने के बाद वे पालन नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि जब कोई चुनाव के लिए खड़ा होता है तो वो अपने भगवान जी से मनाता है, हे भगवान जी एक बार मुझे जिता दीजिए, मैं गारंटी लेता हूं या मैं वादा करता हूं आपसे कि भविष्य में मैं इतना बेहतर काम करूंगा कि आगे चलकर आपसे मुझे रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और आराम से मैं हर साल लोगों के लिए काम करके, लोगों के दिलों में राज करके मैं हर साल जीत जाऊंगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या नहीं। जब व्यक्ति जीत जाता है तो उसे लगता है कि अब हमें हमारा कौन कर सकता है, अब हमारा कौन क्या कर सकता है। फिर वो 5 साल कुछ नहीं करता, आप तो जानते ही हैं। यहां तक कि बहुत सारे सांसद तो ऐसे होते हैं जो लोकसभा या राज्यसभा में तो जाते हैं, या विधानसभा में जो विधायक होते हैं वे जाते हैं, लेकिन कभी भी आपके लिए और हमारे लिए प्रश्न नहीं पूछते हैं, जो कि आप जानते हैं। बहुत सारे सांसद और विधायक क्या करते हैं, केवल वहां पर हल्ला गुल्ली करने जाते हैं। वहां पर क्या करते हैं, हल्ला गुल्ली करने जाते हैं, जो कि आप जानते हैं, केवल जयकारा लगाने जाते हैं और एंजॉय करते हैं। ठीक है, आपने देखा है, अगर आप कभी अपने सांसद के बारे में देखिएगा, इवैल्यूएशन कीजिएगा, कितने उन्होंने प्रश्न पूछे हैं संसद में या विधानसभा में, उन्होंने विधायक हैं उन्होंने कितने हमसे संबंधित, यानी कि हमारे विधानसभा के लिए या हमारे संसदीय क्षेत्र के लिए या हमारे लिए रोजगार के लिए, हमारे शिक्षा के लिए, हमारे एक तरह से तमाम जो परेशानियां हैं उसके लिए कितने प्रश्न पूछे और कितना उन्हें जवाब मिला है। एक बार आप इवैल्यूएशन कीजिए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके सांसद महोदय और आपके जो विधायक महोदय हैं उन लोगों ने कितना प्रयास किया हुआ है। ठीक है, एक बार नहीं तो इस बार फिर 2024 में इलेक्शन है, आप उनसे पूछिएगा कि आप ये बताइए, पिछली बार तो भी आप खड़े थे, आप हमारे लिए अभी तक कितने प्रश्न संसद में उठाए हुए हैं और उन प्रश्नों का क्या जवाब आया है और जवाब आने के बाद कितना इंप्लीमेंटेशन हुआ है। आप हमें उसके बारे में एक बार आप एलोबरेट करिए, एक बार आप हमें बताइए कृपया महोदय, तो फिर इसके बाद हम आपको जरूर जिता देंगे। चलिए ये सब बातें हम किसी और दिन करेंगे, आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी को। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी के बारे में हम जानने वाले हैं। यूएनईपी का मतलब ये हो जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। दोस्तों यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की बात करते हैं तो यह एक ऐसी संस्था है जिसका काम होता है कि एक तरह से पर्यावरण से संबंधित सहायता और सलाह देना। ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसे बनाया कब गया, यानी कि इसकी स्थापना कब की गई, आइए इसकी कहानी को थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को आइए देख लेते हैं। दरअसल क्या होता है, पहली बार क्या होता है 1972 में क्या होता है, मानव यानी कि विश्व के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष या तमाम देशों के प्रमुखों को इस बात का एहसास होता है कि अगर हम पर्यावरण को समय पर नहीं बचाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जहां पर हमारे जीवन जीने में कष्ट होने लगेगा। तो मानव के द्वारा पहली बार प्रयास किया जाता है पर्यावरण से संबंधित बचाव के लिए। और कहां पर किया जाता है दोस्तों, तो स्वीडन के स्टॉकहोम में किया जाता है। कहां पर किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, स्वीडन के स्टॉकहोम की बात करते हैं, स्वीडन के स्टॉकहोम की बात करते हैं तो पहली बार प्रयास किया जाता है मानव के द्वारा। तो मानव के द्वारा स्वीडन के स्टॉकहोम में पहली बार पर्यावरण से संबंधित प्रयास किया जाता है कि कैसे हमें पर्यावरण को संरक्षित और एक तरह से बचाना चाहिए और आगे पर्यावरण को एक तरह से भविष्य में कितना बेहतर करना चाहिए। ठीक है, तो स्वीडन में क्या होता है, पहली बार 1972 में क्या होता है, स्वीडन के स्टॉकहोम में सम्मेलन होता है, यानी कि पर्यावरण से संबंधित समिट होता है दोस्तों। तभी क्या होता है, सभी देश मिलकर क्या करते हैं, एक निर्णय लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो हमें पर्यावरण से संबंधित सहायता और सलाह दे दोस्तों। तो उस संस्था को, कौन सी संस्था को बनाया गया, यूएनईपी का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, इसी समय 1972 में ही क्या किया जाता है, यूएनईपी का गठन किया जाता है और इसका मुख्यालय क्या बनाया जाता है, तो इसके हेडक्वार्टर के बारे में बात कर लेते हैं तो नैरोबी केन्या दोस्तों। तो इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो नैरोबी केन्या की बात करते हैं।
तो इसका मुख्यालय क्या बनाया जाता है, नैरोबी केन्या को बनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका क्या बनता है, नैरोबी केन्या। दोस्तों ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा। और इसी समय एक और निर्णय लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, इसी समय एक और निर्णय लिया जाता है। वो कौन सा निर्णय होता है, 5 जून का निर्णय लिया जाता है कि अब हम क्या करेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे, जिससे लोगों में पर्यावरण के प्रति कहीं ना कहीं संवेदनशीलता आएगी, लोगों में हम जागरूकता पैदा करेंगे तो लोग क्या करेंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, और जिससे भविष्य में जो खतरे होने वाले हैं वो खतरे कम हो जाएंगे या एक तरह से खतरे नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए यूएनईपी गठन कब किया जाता है दोस्तों, तो तब किया जाता है जब मानव के द्वारा पहली बार पर्यावरण पर सम्मेलन होता है। और कहां पर होता है, स्वीडन के स्टॉकहोम में होता है। कब होता है, 1972 में, तभी इसका गठन किया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर क्या बनाया जाता है, नैरोबी केन्या दोस्तों। और 5 जून को क्या किया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस भी घोषित कर दिया जाता है। ये बातें भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। जो लोग नए हैं वे क्या करें, जल्दी से लाइक कर दें, जो लोग पुराने हैं वे लोग भी क्या कर दें, जल्दी से लाइक कर दें अगर उन्हें क्लास बेहतर लग रही है तो। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं दोस्तों आईपीसीसी के बारे में। देखिए यह एक प्रकार का पैनल है और जिसका काम क्या है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित रिपोर्ट जारी करना। तो इसका मुख्य काम क्या है कि क्लाइमेट चेंजेस से संबंधित रिपोर्ट जारी करने का काम किसे दिया गया है, तो आईपीसीसी को दिया गया। आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी कि कहने का मतलब ये है, इसका एक तरह से फुल फॉर्म हो जाता है अंतर सरकारी पैनल संगठन की बात करते हैं। ठीक है, ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्य काम क्या है, इसका मुख्य काम हमने पहले ही बता दिया है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित रिपोर्ट जारी करना। इसे बनाया कब गया दोस्तों, तो इसे बनाया गया 1988 में। ध्यान रखिएगा, इसे बनाया कब गया, तो 1988 में, 1988 में इसे बनाया गया है। और दूसरी बात करते हैं कि इसे बनाने वाली कौन सी 2 संस्थाएं हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि आईपीसीसी को बनाने वाले वे 2 संगठन कौन से थे, वे 2 ऑर्गेनाइजेशन कौन थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। तो वे कौन थे 2 महत्वपूर्ण संस्था, डब्ल्यूएमओ की बात करते हैं और यूएनईपी। कौन सी 2 महत्वपूर्ण संस्था थी दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा यूएनईपी, एक मिनट, यूएनईपी की बात करते हैं, यूएनईपी की बात करते हैं और डब्ल्यूएमओ की बात करते हैं। तो डब्ल्यूएमओ और एक तरह से देखा जाए तो यूएनईपी ने मिलकर क्या किया था कि एक तरह से आईपीसीसी का गठन किया था, आईपीसीसी का गठन किया था। और डब्ल्यूएमओ का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ध्यान रखिएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूएनईपी ने मिलकर क्या किया था, आईपीसीसी का गठन किया था। ए वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में जरूर पूछा जाता रहता है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमेशा याद रखना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नया संगठन कौन सा है, एफएओ। एफएओ का मतलब हो जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाता है इसका मतलब, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो खाद्य कृषि संगठन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो खाद्य कृषि संगठन इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खाद्य कृषि संगठन कहा जाता है। और इसे बनाया कब गया दोस्तों, तो इसे बनाया गया 1945 में, यानी कि 1945 में इसका गठन किया गया। किसका गठन किया गया, एफएओ का गठन कब किया गया, 1945 में किया गया। और कहां पर किया गया था, तो कनाडा के क्यूबेक सिटी में। ध्यान रखिएगा, कहां पर इसका गठन किया गया, तो कनाडा के क्यूबेक सिटी में इसका गठन किया गया था। इसका मुख्य काम क्या है, इसका मुख्य काम क्या है, तो भुखमरी को समाप्त करना इसका मुख्य काम है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करना, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी को समाप्त करना इसका मुख्य काम है दोस्तों। ये बातें भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक खास बात और ध्यान रखिएगा कि ये संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, यानी कि प्रमुख एजेंसी है। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं दोस्तों एक रिपोर्ट के बारे में। अब आइए बात कर लेते हैं एक रिपोर्ट के बारे में, और रिपोर्ट कौन सी है, जीएचआई। जीएचआई का मतलब हो जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स या रिपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जीएचआई का मतलब इंडेक्स भी आप लिख सकते हैं या रिपोर्ट भी लिख सकते हैं, बोथ आर द सेम पॉइंट। ठीक है, हमारे पास जो रिपोर्ट है ना दोस्तों वो 2022 की रिपोर्ट है।
ठीक है, चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ना, ये वार्षिक रिपोर्ट जारी करती है। और आयरलैंड की एक कंपनी है, आयरलैंड की एक संस्था है, सॉरी, आयरलैंड की एक संस्था है जिसका नेम है कंसर्न वाइल्ड वाइड बेंथुर्ग हिल्पे। तो बेल्थुंगर हिल्पे की बात करते हैं तो इस संस्था के द्वारा क्या किया जाता है कि जीएचआई का रिपोर्ट जारी किया जाता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट जारी किया जाता है। कौन सी संस्था के द्वारा? तो एक तरह से अगर देखा जाए कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड देखा जाए तो बेल्थुंगर हिल्पे के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इस संस्था के बारे में खास बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा कि यह जो संस्था है जर्मन की एक गैर लाभकारी संगठन है। तो जर्मनी की एक गैर लाभकारी का मतलब हो जाता है एनजीओ वाली संस्था है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे सरकार के द्वारा प्रायोजित नहीं किया जाता है, यानी कि सरकार के द्वारा संचालित नहीं किया जाता, उसे एनजीओ कहा जाता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा स्कोर उसका होगा जिसका 0 स्कोर होगा। सबसे खराब स्थिति उस देश की मानी जाएगी जिसकी जो 100 के ऊपर होगा, मतलब जिसकी रिपोर्ट 100 के ऊपर जाएगी उस देश की सबसे खराब स्थिति मानी जाएगी, कि वहां पर सबसे ज्यादा कह सकते हैं भुखमरी है, यानी कि वहां पर एक तरह से अगर देखा जाए तो वहां पर ज्यादा ही भुखमरी देखने को मिलेगी। तो आइए अब समझ लेते हैं कि भारत के बारे में और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। देखिए भारत की जो एक तरह से देखा जाए रैंकिंग है दोस्तों 107 है, यानी कि भारत की जो रैंकिंग है बहुत ही बेकार है, यानी कि भारत की स्थिति बहुत खराब है, गंभीर श्रेणी में भारत है। भारत की पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो भारत से अच्छे हैं, जहां पर क्या है भुखमरी कम है, दिखाया गया है कि भारत में भुखमरी कम, सॉरी भारत से ज्यादा अगर देखा जाए तो भारत के पड़ोसी देश अच्छे हैं, बस भारत ही बेकार है कह सकते हैं, भारत में ज्यादा भुखमरी देखने को मिलती है। भारत से अच्छे देश कौन कौन से हैं जो भारत के पड़ोसी हैं? एक तो श्रीलंका की बात करते हैं तो 64 रैंकिंग है, यहाँ पर अच्छी स्थिति बताई गई है। अब फिर देखा जाए तो म्यांमार की बात करते हैं 71 है, यहाँ अच्छी स्थिति बताई गई है। नेपाल की बात करते हैं 81, यहाँ पर भी अच्छी स्थिति बताई गई है। बांग्लादेश की बात करते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसकी भी अच्छी स्थिति बताई गई है। और भारत की गंभीर स्थिति बताई गई है, और भारत से गंभीर एक स्थिति एक देश है जिसकी स्थिति सबसे भयानक है, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बात करते हैं तो भारत से भी ज्यादा इसकी एक तरह से कह सकते हैं गंभीर स्थिति है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा भुखमरी है, भारत से भी ज्यादा। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो अगर भारत देश अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ अपनी तुलना करता है तो समझ लीजिए कि भारत कैसे भारत रहेगा। तो आप जानते हैं भारत इतना चिंटू पिंटू लोगों से अपनी तुलना कैसे कर सकता है, आप जानते हैं इस बात को, ठीक है। तो भारत को अपनी स्थिति को सुधारना पड़ेगा, ठीक है। ये रिपोर्टें कहीं ना कहीं ठीक ही होती हैं, क्योंकि भाई एक तरह से जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो बहुत सारे डेटा को कलेक्ट किया जाता है। और कोई भी देश, अगर कुछ लोग ये भी मानते हैं कई बार की रिपोर्ट गलत निकाली जाती है, लेकिन आप सोचिए कि अगर कोई देश की रिपोर्ट, कोई भी संस्था अगर किसी दूसरे देश की छवि को खराब करना चाहेगा तो उस संस्था की पर क्या वो देश कार्यवाही नहीं कर सकता है? आराम से कर सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि एक तरह से अगर देखा जाए देश मजबूत होता है ना कि संस्था कोई मजबूत होती है, ठीक है। मतलब देश पहले आएगा तब संस्था आएगी, ऐसा नहीं है संस्था पहले फिर देश आएगा। तो ध्यान रखिएगा। वैसे लगभग जहां तक मुझे लगता है रिपोर्टें सही होती हैं। अगर हमारी रिपोर्ट गलत है या जो निकालने वाली कंपनी या संस्था रिपोर्ट गलत निकाली है तो हमारे देश के जो प्रमुख हैं या उससे संबंधित जो अधिकारी हैं वे अपने बात को अच्छे से रखें और ऐसी संस्था पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करें और उस पर कार्रवाई की जाए अगर वे गलत रिपोर्ट निकालते हैं, तो मुझे जहां तक ऐसा लगता है। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, यानी कि आईएमएफ के बारे में आइए बात करते हैं, जिसे बोला जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोला जाता है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में, इसे तब बनाया गया जब क्या किया गया था 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। जब क्या हुआ था 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था दोस्तों, तब इसका गठन किया गया था। और जब 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था दोस्तों, तो दो संस्थाओं के निर्माण की बात की गई थी। एक तो पहली बात कर लेते हैं आईएमएफ की बात करते हैं तो आईएमएफ को बनाया गया था, या और दूसरी बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं दोस्तों, तो इसको भी बनाया गया था। इसी समय बनाया गया था जब यह कन्वेंशन हुआ था 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करते हैं
तो इसे बनाया कब गया, तो 27 दिसंबर 1945 को इसे इसका गठन कर दिया गया। इस सम्मेलन में क्या किया जाता है, दोनों संस्थाओं को बनाने के लिए निर्णय लिया जाता है, लेकिन गठन कब किया जाता है, यानी कि काम करना शुरू कब से संस्था करती है, तो 27 दिसंबर 1945 से ये संस्था काम करना शुरू कर देती है। इसका मुख्य काम है ऋण देना, आर्थिक विकास और क्षमता विकास की देखरेख करना। इसमें अगर देखा जाए तो कितने मेंबर कंट्री है दोस्तों, तो 190 कंट्री है। तो आईएमएफ में अगर देखा जाए तो इसमें 190 कंट्री है और इसमें एक लास्ट देश जुड़ा हुआ है, उस देश का नेम याद रखिएगा, अंडोरा देश। अंडोरा जो देश जो है दोस्तों, इसका लास्ट मेंबर बना हुआ है, किसका, आईएमएफ का बना हुआ है। ये बातें भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अब बात कर लेते हैं इसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है। देखिए, इसके द्वारा अगर देखा जाए तो 2 रिपोर्ट जारी की जाती है आईएमएफ के द्वारा। एक तो पहली बात कर लेते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बात करते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बात करते हैं तो इसके द्वारा एक रिपोर्ट तो ये जारी की जाती है, और दूसरे रिपोर्ट की बात करते हैं तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की बात करते हैं तो इसके द्वारा ये भी रिपोर्ट जारी की जाती है। तो कई बार हमारे एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बन जाते हैं कि आईएमएफ के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है दोस्तों। तो आपको तो अब पता चल ही गया है, अब आप गलत नहीं करेंगे, ये तो मुझे विश्वास है आप लोगों के ऊपर। अब आइए बात कर लेते हैं विश्व बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना तब की जाती है या इसके गठन के बारे में फैसला तब लिया जाता है जब 1944 में क्या होता है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन होता है। जब क्या होता है, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन होता है, ठीक है। तभी इस पर विचार किया जाता है कि हमारे पास एक वर्ल्ड बैंक होनी चाहिए, और फिर 27 दिसंबर 1945 को इसका गठन कर दिया जाता है। विश्व बैंक का मुख्य काम क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं, इसका काम है ऋण देना दोस्तों। नीतिगत सुधार और विभिन्न परियोजनाओं के लिए विकासशील देशों को ऋण देती है संस्था, और सतत विकास और गरीबी को दूर करने के लिए भी ऋण देती है संस्था। ये बातें ध्यान रखिएगा। ये जो वर्ल्ड बैंक है ना, ये किसी को भी ऋण देती है, यानी कि उधार देती है। किसी भी देश को उधार देती है तो अपनी नीतियां भी देती है। कहती है ऐसे नहीं हम पैसा देने वाले हैं, पैसा हम देंगे तो आपको, लेकिन हमारी नीतियों को भी फॉलो करना पड़ेगा, हमारी पॉलिसी को भी फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आप क्या करें, जिन पैसों को आप ले उसको सही जगह लगाएं, उधर से इंटरेस्ट आए, यानी कि एक तरह से उधर से लाभ आए और तुम मुझे इधर धीरे धीरे लौटाते चलो, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड बैंक है ना, ऐसे किसी को उधार नहीं देती है किसी देश को। जब भी देती है तो अपने कुछ पॉलिसीज भी देती है कि भैया आपको ऐसे ऐसे चलना है, अगर ऐसे शर्तें मंजूर है तो आप हमसे उधार लीजिए, नहीं तो फिर आप चलते बनिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी है। इसमें टोटल कितने सदस्य देश है, तो 189 की बात करते हैं तो इसमें 189 सदस्य देश है। अब बात करते हैं इसके बारे में कि इसके द्वारा इसमें कौन सी प्रमुख 5 संस्थाएं हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक की 5 प्रमुख शाखाएं भी हैं, और वे कौन कौन सी हैं। एक तो पहली बात करते हैं आईबीआरडी। आईबीआरडी का मतलब हो जाता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जिसे बोला जाता है पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक। दूसरी बात करते हैं आईडीए, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ की बात करते हैं। तीसरी बात करते हैं आईएफसी, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। फिर चौथी बात करते हैं मीगा की बात करते हैं, तो मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी दोस्तों। और आईसीएसआईडी की बात करते हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यानी निवेश और विवादों के निपटारे के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र। तो ये इसकी 5 प्रमुख संस्थाएं हैं, यानी कि शाखाएं हैं, ध्यान रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर देखा जाए तो 3 रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करती है। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, यानी कि व्यापार करने में सुगमता, मतलब किस देश में कितना सरलता है, कितने नियम अच्छे हैं। जहां पर अगर किसी देश में जाएं
तो उस देश में कितने कम नियम है जिससे हम अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर भारत की बात करते हैं तो अगर कोई देश किसी दूसरे देश का व्यक्ति भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है या कोई कंपनी खोलना चाहता है तो भारत में कितनी अच्छी पॉलिसीज हैं, ठीक है, जिससे क्या हो कि कानूनी प्रक्रिया कम हो और आराम से व्यक्ति संस्था को खोल सके। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हार्ड एक तरह से पॉलिसीज होती हैं तो बहुत सारे देश के लोग जो होते हैं वे क्या होता है बचने लगते हैं, वे सोचते हैं यहाँ से जाना चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पर क्या है पॉलिसीज ज्यादा है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, कानून एक तरह से कानून की प्रक्रिया बहुत लंबी है। तो जटिल प्रक्रियाएं नहीं होनी चाहिए, सरल प्रक्रियाएं होनी चाहिए, जिससे क्या हो कि कोई भी देश के लोग आकर हमारे देश में या हर देश में क्या है इस तरह की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार करने में सुगमता अच्छी होनी चाहिए, यानी पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए, जिससे उस देश के व्यक्ति किसी भी देश में जाकर क्या कर सके व्यापार कर सके। ठीक है, तो इसके संबंधित रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड